नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। और हम चर्चा करने जा रहे हैं कि 19 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक का शेयर मार्केट का रुझान क्या रहेगा। क्योंकि आपने देखा कि इस हफ्ते रिजल्ट्स भी आने शुरू हो गए हैं। हालांकि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स भी बहुत सारी हैं। मार्केट ऊपर नीचे हो रहा। फ्राइडे को मार्केट में गिरावट देखने को मिली, जबकि सुबह शुरुआत में ऐसा लगा कि कुछ नया मार्केट करेगा, क्योंकि मार्केट पॉजिटिव था, लेकिन बाद में मार्केट नेगेटिव हुआ। हालांकि बंद शायद ग्रीन सिग्नल में हुआ। ओवरऑल आज की तारीख में जो स्थितियां और परिस्थितियां बन रही हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और साथ के साथ जो क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स आ रहे हैं, उन सबको लेकर मार्केट किस तरह से नेक्स्ट वीक में परफॉर्म कर सकता है। क्योंकि रिलायंस का भी रिजल्ट आ गया है और रिलायंस का रिजल्ट शायद पॉजिटिव आया है, प्रॉफिट के साथ आया है। तो इन सारी बातों पे हम सुभाष जी से बात करेंगे। साथ के साथ जो ट्रंप का टैरिफ का जो सुप्रीम कोर्ट का इशू है, उसमें क्या नतीजे वो देख रहे हैं, उसमें किस तरह से मार्केट प्रेडिक्ट कर सकता है। और साथ के साथ जो ग्रीनलैंड वाला एक चल रहा है, और उसके साथ ईरान, क्योंकि ट्रंप ने भी सब तरफ अपने जो है ना, कहते हैं ना, उन्हें भी विश्व गुरु बनना है और सब तरफ झंडे गाड़ के लगता है पूरी सबको वो बुली कर रहे हैं, सभी देशों को परेशान कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या ये अमेरिका के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है आगे चल के, ये भी हम सुभाष जी से इस विषय पे समझना चाहेंगे। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर जी, सभी व्यूवर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अ, जी, हाँ जी, तो करिए। सुभाष जी, हम शेयर मार्केट पे बढ़ते हैं, बट उससे पहले थोड़ा सा ट्रंप वाले पे मैं जाना चाहूंगा। ट्रंप जिस तरह से सभी कंट्रीज को बुली कर रहे हैं, सबको आंख दिखा रहे हैं, सबको धमका रहे हैं, उसका ओवरऑल असर क्या और किस तरह से आप देख रहे हैं कि कल को क्या सभी, मतलब ये अमेरिका के लिए भी कल को स्थिति खराब तो नहीं हो जाएगी? देखिए रविंदर जी, अमेरिका का बड़ा एग्रेसिव स्टैंड है। एक बड़े कंट्री होने के नाते छोटी कंट्री पे रोब डालना, एग्रेसिव स्टैंड रखना, वो किसी भी मायने में सही नहीं है। नैतिकता के हिसाब से भी और वैसे भी सही नहीं है। तो ये प्रिंसिपली गलत है। ग्रीनलैंड में वहाँ पे बहुत सारे अंडरग्राउंड अंडर वहाँ पे बहुत सारे रिजर्व्स हैं, रेयर अर्थ आइटम्स हैं, मेटल और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो उस पर कब्जा चाहता है अमेरिका। और ये 200 साल पहले डेनमार्क के पास आया था। वो भी एक कहानी है, नॉर्वे, और उसमें तो ये डेनमार्क ने इसको स्मार्टली इसको कब्जा कर लिया था। लेकिन आज डेनमार्क से वो बहुत खुश हैं, क्योंकि ग्रीनलैंड इंडिपेंडेंट कंट्री भी है और इसकी प्रोटेक्शन के लिए डेनमार्क जिम्मेदारी लेता है, जी। इसकी मिलिट्री वेलेट्री के लिए। तो कोई भी अटैक होता है तो डेनमार्क पे अटैक माना जाएगा, ग्रीनलैंड पे, और उसको टेक ओवर करने की कोशिश होती है। और तो और ये नेटो कंट्रीज का मेंबर है। और इसका मतलब ये हो गया कि भी ये टसल बड़ी हो जाएगी। नेटो कंट्रीज का रोल क्या रहेगा, डेनमार्क का रोल क्या रहेगा। और अमेरिका कह चुका है कि हमें साम दाम दंड भेद सारी नीति से ग्रीनलैंड हम्म। लेना है। तो अभी देखना पड़ेगा कि आगे आने वाले टाइम में क्या होता है। बाकी ईरान वगैरह में, इनमें सब में एग्रेसिव स्टैंड है। उधर रसिया ने भी कह दिया है कि भी कोई भी अटैक होगा तो हम भी इसको मतलब टॉलरेट नहीं करेंगे। वी विल हम ईरान को सपोर्ट करेंगे। हम्म। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अपना ज़्यादा हम इस पे फोकस ना करके हम अपने इश्यू पे ही आए, वो ज़्यादा बेटर ठीक है, क्योंकि ये ठीक है। साइड तो लाइन है। बिल्कुल वही है ना कि मतलब ये वाले जो इश्यूज हैं, ये शेयर बाजार पे किस तरह से असर डाल सकते हैं, ये भी एक पॉइंट रहता है, क्योंकि हर बार ग्लोबल क्यूज के चक्कर में मार्केट इधर से उधर हो जाता है। हाँ, मतलब देखो, अफेक्ट तो हर चीज़ का पड़ता है शेयर मार्केट पे, सभी एक्टिविटी पे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जी। लेकिन जियो पॉलिटिकल रिस्क चल रहा है, वो बहुत सारी कंट्रीज में चल रहा है नहीं। अभी भी यूक्रेन रशिया प्रॉब्लम है। रशिया के ऊपर सैंक्शंस हैं। ईरान के ऊपर भी जो ट्रेड करेगा उस पर भी अमेरिका ने कह दिया कि सैंक्शन लगाएंगे। तो इकोनॉमिकली तो वहाँ भी इम्पैक्ट है। हम्म। ये चलते बिल्कुल। रहेंगे, है नहीं, चलते और रहेंगे। इसका तो इम्पैक्ट बना रहेगा।
बिल्कुल ठीक है। तो अब सुभाष जी जिस तरह से चलते रहेंगे, तो लास्ट वीक में थोड़ा बहुत मार्केट में उठा-पटक हुई, तो मैं समझता हूँ जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं और इन्हीं सब वजहों से रही। लेकिन अगर हम नेक्स्ट वीक को देखें, क्योंकि अब रिजल्ट्स भी आने शुरू हो गए हैं, रिजल्ट्स के रुझान आने शुरू, तो ये किस-किस तरह से इम्पैक्ट डालेंगे और कौन-कौन सी कंपनियों के जो बड़े रिजल्ट्स हैं, जो मार्केट को हिलाते हैं, ऊपर या नीचे ले जाने में सक्षम होते हैं? देखिए, अभी हमने देखा इन्फोसिस का रिजल्ट आया, बहुत अच्छा था। इन्फोसिस टेक्नोलॉजी से बड़े, टीसीएस का रिजल्ट अच्छा था, बहुत अच्छा नहीं था। रिलायंस बहुत अच्छा रिजल्ट है। अभी आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट आना है, एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आना है नहीं, और छोटी मोटी बड़ी कंपनियों के रिजल्ट आने हैं। तो रिजल्ट पॉजिटिव लग रहे हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने फिस्कल और मॉनेटरी स्टिमुलस दिए थे, उसका रिजल्ट थर्ड क्वार्टर में नज़र आ रहा है, और थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स में। और आने वाले टाइम में जैसे बजट आना है 1 फरवरी को, और आरबीआई पॉलिसी आनी है फरवरी के अंदर, फेड रिजर्व की पॉलिसी आनी है, तो इन सब का इम्पैक्ट बनता है। और आगे बस यही है कि हम मार्केट यही देखना चाहता है कि भाई बजट के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, एलोकेशन, और कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए क्या करे किया जाएगा। तो इसके ऊपर फोकस है। कोई टैक्स रिलीफ मिलेगा, नहीं मिलेगा, फर्दर कोई जीएसटी में रैशनलाइजेशन और होने की उम्मीद है, नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे बजट के अंदर क्लियर होगी। बाकी कॉर्पोरेट रिजल्ट अभी तक सही आ रहे हैं, और आगे भी आने वाले जो रिजल्ट हैं, उम्मीद करते हैं ये सही रहे। सही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सुभाष जी जिस तरह से अभी फ्राइडे को जो कुछ रिजल्ट्स आए हैं, विशेषकर जैसे रिलायंस का है जो पॉजिटिव प्रॉफिट में आया है, तो इसका क्या मंडे को मार्केट की ओपनिंग पे कोई फ़र्क हम देख सकते हैं? हाँ, सेंटिमेंट पॉजिटिव है। अब मैं देखो, इंडिकेशन पहले से ही था कि रिलायंस के रिजल्ट ऐसे आने चाहिए, उससे थोड़े बेटर ही हैं। कहें तो बहुत ज़्यादा तेज तो नहीं होगा रिलायंस, लेकिन स्ट्रोंगर ही बना रहेगा। हमने पिछले वीक देखा था कि जैसे निफ्टी 50 हमारा 25,694 पे क्लोज हुआ, है नहीं, और बैंक जी, निफ्टी 60,095 पे क्लोज हुआ। तो वीकली के हिसाब से दोनों पॉजिटिव हैं। निफ्टी 50 11.05 बेटर था, और जी, बैंक निफ्टी भी बेटर है। और नैस्डैक, यदि हम देखें, नैस्डैक 23,515 पे क्लोज रहा। S&P 500 6,940 पे क्लोज हुआ। डो जोन्स 49,359 पे क्लोज हुआ। गोल्ड हमारा 1,42,474 पे लास्ट रहा है रेट। सिल्वर 2,87,701 पे रहा है। क्रूड $59.30 पर बैरल। ब्रांड 64.01, थोड़े से बढ़े हुए हैं। डॉलर इंडेक्स देखो तो 99.14 है। और यूएसडी आईएनआर देखें तो ये भी हमारा डेप्रिशिएट हुआ है 90 रुपए 86 पैसे पे। तो अभी आने वाले इंडिकेटर्स क्या क्या है, वो मैं बता देता हूँ। क्योंकि मैक्रो इंडिकेटर्स क्या क्या है, यूएस में यूएस पीसी इन्फ्लेशन की फिगर आनी है, जीडीपी की फिगर आनी है, जॉबलेस क्लेम का डाटा आना है। ये इम्पोर्टेंट है मार्केट को देखने के लिए। और ओके। डोमेस्टिक फिगर देखनी है तो पीएमआई की आनी है। और अपने बाकी अर्निंग कैसे रहती है, कंपनियों के रिजल्ट कैसे आते हैं, ये रहेंगे। और एक चीज़ मैं इम्पोर्टेंट बता देता हूँ कि अ, पिछले वीक कौन से सेक्टर हमारे घटे बढ़े, ये मैं थोड़ा बता देता हूँ। बिल्कुल। निप कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, है नहीं, रियल जी, रियल्टी और फार्मा, ये 2% ईच घटे हैं। निफ्टी ऑटो 0.2% घटा है। निफ्टी मीडिया 1% घटा है। निफ्टी पीएसयू बैंक मेटल, ये दोनों बढ़े हैं 4.5%। और निफ्टी आईटी बढ़ा है 2.8%। और एफ ओके। फाइव स्पेंडिंग रही है हमारे पूरे वीक में 14,266 करोड़। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बाइंग रही है 16,174 करोड़। ब्रॉडर इंडिसेज हमारा डाउन रहा है, मिड एंड स्मॉल कैप, है नहीं। और निफ्टी 50 जैसे मैंने बताया टेक्निकली बढ़ा है। आगे का भी हम व्यू देखें तो डायरेक्शन लेस है अगला वीक भी, है नहीं, क्योंकि अगले वीक में अ, सिर्फ कॉर्पोरेट रिजल्ट्स और ये जो फिगरें हैं,
इसको अलावा और कोई ट्रिगर ऐसा नहीं है जो बढ़े या घटे। यूएस ट्रेड डील चल रही है। वो तो मैंने पिछली बार भी बताया था कि जो यहाँ एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं उनकी स्टेटमेंट जी थी कि नथिंग इम्पोर्टेंट लाइक इंडिया, इंडिया इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री। और आपस में गलतफहमियां होती हैं, गलतियां होती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं चीज़ें सुधर नहीं सकती। और उसने पूरा इंडिकेशन दिया था ट्रेड डील में। राजेश चौधरी जो है वो भी इंडिकेशन दे रहे हैं कि ट्रेड डील में प्रोग्रेस होगी। टाइमलाइन कोई नहीं बता पा रहा, लेकिन यही है कि ये नेगेटिव नहीं है कि ट्रेड डील नहीं हो रही है ना। जी। तो और यूरोप के साथ भी काफी सारी ट्रेड डील्स हो रही हैं। हाँ जी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा यूके के साथ हो गया, न्यूजीलैंड के साथ हो गया, है नहीं। तो जी क्या है कि इन इन कंट्रीज से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है तो हमारे बहुत सारे एक्सपोर्ट जो यूएस जाने थे वो उधर जा रहे हैं, और उम्मीद बढ़ रही है कि ट्रेड वहाँ पे काफ़ी बढ़ना चाहिए। और यूएस के साथ तो बस यही है कि ये अनिश्चितता खत्म हो जाए तो बेटर है, नहीं तो हमारे जो एग्जम्प्टेड आइटम्स हैं लाइक स्मार्ट ये अपना मोबाइल मोबाइल फोन्स। मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, है ना, जी। इलेक्ट्रॉनिक हाँ, आइटम्स। मोबाइल का मतलब इधर देखें तो अभी जो लेटेस्ट आंकड़े आए थे कि भाई आईफोन का अभी जो है ना हाँ, टॉप। नेक्स्ट वीक में मैं जो फील करता हूँ सेक्टर, आईटी मुझे सही लग रहा है, फाइनेंशियल सही लग रहा है, मेटल सही लग रहा है ओके। ना। और मार्केट अभी वोलेटाइल रहेगा, डायरेक्शन लेस रहेगा। तो मैंने आपको अपनी व्यूज बता दिए हैं, अब आप जी बताइए। बिल्कुल। तो सुभाष जी, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो अभी क्या बोलते हैं, इस महीने की अगर हम बात करें तो इसमें जो कुछ डेटा ऐसे और आने हैं जिसकी वजह से मार्केट हिलाएगा इस पर्टिकुलर पूरे मंथ की अगर मैं बात करूं तो, या अभी जैसे हम लोग पीछे जिस तरह से आप भी मतलब बुलिश हो रहे थे और भी सब लोग एक्सपर्ट का मानना था भाई 26,600 के भी पार जाएगा, नया रिकॉर्ड बनाएगा। तो अभी क्या लगता है कि इस महीने में हम 26,400 से पार या 26,600 नया कोई रिकॉर्ड बना पाएंगे, या अभी जो हमने हाई बना लिया वही टच करना भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है वापस रिगेन अभी करना? अभी जो हाई बन गया था 26,357 के करीब जो बना था, जी जी अभी इस जी। वीक उम्मीद नहीं है कि वो इस वीक वो टच करे, है ना। ठीक है। और देखिए क्या होता है कि ये एक परसेप्शन होता है। ये जियो पॉलिटिकल रिस्क इतना ज़्यादा चल रहा है, रोज स्टेटमेंट आ जाती है ट्रम्प की, वो माहौल खराब हो जाता है। बीच में उसने कहा था 500% टैक्स लगा दूंगा, टैरिफ लगा दूंगा, माहौल खराब हो गया, शेयर नीचे आ गए। फिर अब दोबारा से कह रहा है कि मैं ठीक है, इसको ट्रेड एग्रीमेंट देखते हैं। तो इंडिया आने की भी बात कर रहा है 1-2 साल के अंदर। तो बहुत जी सारी पॉजिटिव नेगेटिव डेली बेसिस पे हो जाते हैं। जी। तो यदि कोई ऐसे नेगेटिव नहीं होते तो मार्केट में इंडियन मतलब इंडिकेटर्स बहुत स्ट्रोंग है, इंडिया के नेगेटिव कोई भी नहीं है। तो बिल्कुल। हाँ जी, तो सुभाष जी एक चीज और, जैसे भी एक जो आई थिंक हमारे देश के लिए एक अच्छी खबर है कि हमारा निर्यात का जो आंकड़े आए हैं नवंबर के बाद दिसंबर में भी निर्यात के आंकड़े बढ़ के आए हैं। तो हाँ इसको किस तरह से हम देख रहे हैं? हालांकि डिफिसिट हमारा अभी भी बरकरार है, लेकिन अगर ये जो बढ़ रहा है जिस तरह से निर्यात, जबकि ट्रम्प का टैरिफ 50% है उसके बावजूद भी, तो इसको क्या हमें अच्छे नजर से देखना चाहिए? नंबर वन। नंबर टू, क्या ये प्री ऑर्डर्स थे जो 50% पहले वाले, मतलब 50% टैरिफ से पहले के हैं? और अगर जब ये 50% वाले जो एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो क्या हम जनवरी में हम इसके आंकड़े क्या गिरते हुए हम भी देख सकते हैं? देखो, दिसंबर में जो एक्सपोर्ट बढ़ा है वो पहले वाला नहीं है। वो तो जब जी उन्होंने 50% टैरिफ का इंडिकेशन दिया था तभी एकदम मोटी सप्लाई हुई थी। वो उस जी। टाइम पे थोड़ा बढ़ी हुई एक्सपोर्ट की फिगर थी, जून जुलाई जो भी है। और हाँ। दिसंबर की फिगर तो ये जो डाइवर्सिफाइड एक्सपोर्ट हुआ है वो उसकी वजह से बढ़ गया। और जो यूएस को भी जो जाता है विद टैक्सेबल और एग्जम्प्टेड आइटम्स और विद टैरिफ, वो भी थोड़ा जी बेटर हुआ है। जी। तो मतलब हाँ, कहने का मतलब है हम एक्सपोर्ट को दूसरी तरफ से भी देख रहे हैं दूसरी कंट्रीज में। तो हमें इतना इम्पैक्ट नहीं आया जो कि उम्मीद की जा रही हाँ, थी। यूएस टैरिफ लगा देगा तो हमें काफी इम्पैक्ट हो जाएगा, हमारा एक काफी परसेंट इम्पैक्ट हो जीडीपी जाएगा। घट जाएगी।
तो हमारी जीडीपी भी 2 क्वार्टर बहुत बढ़िया रही है, तीसरा क्वार्टर भी जीडीपी बेटर ही रहनी चाहिए, और पूरे साल में 7.4% और उससे प्लस ही आने की उम्मीद है। अब तो सुभाष जी एक चीज इसमें और बताइए कि जिस तरह से मान लीजिए हमारा एक्सपोर्ट तो बढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ एक आंकड़ा ये भी आया कि हमारा इंपोर्ट भी बढ़ा है, तो इंपोर्ट क्यों नहीं घट रहा है? और अगर इंपोर्ट बढ़ेगा तो क्या इसका शेयर मार्केट पे किस तरह से असर पड़ता है? देखो, इंपोर्ट बढ़ने से हमारा करंट अकाउंट में फर्क पड़ता है, करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, फिजिकल डेफिसिट होता है, हमारा रूपी डेप्रिशिएट होता है। तो क्योंकि इंपोर्टर्स को पैसा चाहिए, डॉलर चाहिए, तो वो रूपी डेप्रिशिएट होगा। तो ये अभी हमारा रूपी जैसे मैंने बताया 90 रुपए 60 पैसा या क्या है रेट, है नहीं वो, तो ये है नहीं, तो ऐसे है ये हमारा डॉलर 90 रुपए 86 पैसा। तो जी। रूपी वीक हो रहा है बार बार में, क्योंकि इंपोर्ट बढ़ रहा है। और बिजनेस के लिए यदि हम मशीनरी वगैरह प्रोडक्शन के लिए हम इंपोर्ट करते हैं, तो वो फर्दर इम्प्रूवमेंट करता है, हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाता है, उसके लिए हम्म। हो रहा है। तो और यदि हम कंजम्पशन के लिए जैसे शैम्पू, एयर कंडीशनर, है ना, ऐसे आइटम कंजम्पशन के लिए करते हैं, तो वो हम नेगेटिव मानते हैं। तो उसको नेगेटिव। गवर्नमेंट प्रोटेक्शन देने की कोशिश करता है ताकि हमारी इंडस्ट्री यहाँ सर्वाइव हो। और हम्म। अभी जैसे गवर्नमेंट ने वो कहा था इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, है नहीं, तो उसमें हम इंसेंटिव देंगे, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चर होगा, तो बहुत सारे जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट आइटम है वो यहाँ पे हमारा इंपोर्ट कम होगा और यहाँ बनेंगे। तो ऐसे गवर्नमेंट कोशिश करती रहती है पीएलआई स्कीम के थ्रू कि मेड इंडिया, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू कि हमारा इंपोर्ट घटे, एक्सपोर्ट बढ़े। और ये इसी पे हमारी वर्किंग चल रही है। इंडियन गवर्नमेंट की डायरेक्शन वो बजट के थ्रू देते रहते हैं, उसी हिसाब से पॉलिसीज बनाते हैं कि इंपोर्ट घटे और एक्सपोर्ट बढ़े। बिल्कुल। अब सुभाष जी एक और सवाल, जो एफआईआईज हैं जैसे लगातार उन्होंने पिछले पूरे साल बिकवाली करी, मतलब लास्ट में मतलब ओवरऑल मतलब नक्सल में बिकवाली रही, और अभी भी पहले अगर हम देखें जो हमारा 2026 का अभी की शुरुआत है, तो यहाँ भी इनकी बिकवाली चालू है। इनकी बिकवाली किस वजह से आपको लगता है रुकेगी? कब इनको कन्विक्शन आएगी कि नहीं अब हमें यहाँ से निकलना नहीं है बल्कि दूसरी जगह से पैसा यहाँ लाके इन्वेस्ट करना है? क्योंकि क्या ये भी तो एक बहुत बड़ी वजह होगी कि मार्केट हमारा बहुत तेजी से ऊपर नहीं जा पा रहा। हाँ, एफपीआई की सेलिंग से हमारा मार्केट नहीं ऊपर जा पा रहा, क्योंकि एफपीआई की सेलिंग क्यों कर रहे हैं वो, जो हमारे पीयर कंट्रीज हैं वो वहाँ पे स्टॉक अंडर वैल्यूड है और यहाँ उनके हिसाब से ओवर वैल्यूड है। लेकिन पहले 25-26 की पी के ऊपर था, अब 21-22 की पी पे आ गया है, तो गैप कम होता जा रहा है नहीं। और कॉर्पोरेट रिजल्ट यदि बेटर आते हैं तो जस्टिफाइड हो जाएगा कि हमारी वैल्यूएशन। तो ये मुझे लगता है कि कॉर्पोरेट रिजल्ट्स को देख रहे हैं और इसके बाद ये बेटर होना शुरू हो जाएगा और सेलिंग कम होनी चाहिए। मैं समझता हूँ फरवरी, 15 फरवरी के बाद से एफपीआई सेलिंग रुकनी चाहिए। और 15 फरवरी के बाद से आपकी एक्सपेक्टेशन है कि एफपीआई सेलिंग रुकेगी? क्योंकि काफी रिजल्ट आ जाएंगे और उनको जी। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हमारी पी देखिए, यदि ग्रोथ है तो हाई पी जस्टिफाइबल है, और ओके। यानी तो वो ग्रो रिजल्ट्स के अंदर वो नजर आएगा। क्योंकि लास्ट ईयर हमने देखा था रिजल्ट्स हमारे बढ़िया नहीं थे, तो वो यहाँ बेच रहे थे, दबा के ले रहे थे दूसरी जगह। तो वो और हमारी पी बहुत आई थी। अब पी हमारी कम हुई है, रिजल्ट्स बेटर आए हैं, और पीयर कंट्रीज में भी जो पी बहुत कम थी वो वहां बढ़ रही है। तो गैप दोनों का मिला के कम है और यहाँ हमारा ग्रोथ है, तो उनको सेलिंग नहीं करेंगे। सुभाष जी मैं आपसे जो नेक्स्ट वीक की रेंज लूं कि भाई निफ्टी कहां तक जाएगा और कहां तक नीचे आएगा और बैंक निफ्टी का, बट उससे पहले एक सवाल एक दो मैं और ले लेता हूं। जैसे क्रूड ऑयल है, तो क्रूड ऑयल में अभी पिछले 2-4 दिनों में हमने देखा कि काफी तेजी देखने को मिली, वो शायद जो ट्रंप की वजह से रहा। तो क्या अभी इसमें इसको किस तरह से भी आप देख रहे हैं? देखो, थोड़ा सा भी जियो पॉलिटिकल रिस्क कम होता है तो क्रूड के प्राइसेस तेजी से गिरेंगे, है ना, और गोल्ड सिल्वर भी तभी गिरेगा, है ना। और क्योंकि पीछे तो रुझान तो ये रहा है गोल्ड सिल्वर में तो कि फेडरल बैंकों ने डॉलर ट्रेजरी बॉन्ड बेच के, डॉलर बेच के और अपना ये लिया है,
है ना, जी गोल्ड सिल्वर लिया है। और जी। ईटीएफ के अंदर भी मैंने जैसे बताया वो हुआ था। क्रूड के अंदर वही है, प्राइसेस थोड़ा सा भी टेंशन अभी ईरान की वजह से उन्होंने थ्रेट दिया तो क्रूड के प्राइसेस बढ़ गए। तो थोड़ा सा ये सेटलमेंट की तरफ जाएगा है, और वो लगेगा कि भी कोई ईरान पर कोई अटैक नहीं हो रहा, तो फिर धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। तो ये इस पे डिपेंड कर रहा है, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, इस पे भी डिपेंड करता है। तो यानी अभी कि तो ये वजह से हुआ है। जी, यानी कि टेंशन जैसे ईज होंगी वैसे ही हाँ, जितनी तेजी से ऊपर गया उतनी तेजी से ही उतनी धड़ाम तेजी से से वापसी ही आ जाएगा। बिल्कुल। बिल्कुल। अब सुभाष जी थोड़ा सा फिर बताएं कि नेक्स्ट वीक आप मार्केट को किस तरह से देख रहे हैं, कहां से कहां तक की रेंज में आप देख रहे हैं निफ्टी को और बैंक निफ्टी देखिए निफ्टी मैं समझता हूँ 25,250 से 26,150 का रेंज को? रहना 25,000, चाहिए। 25,000, 250, 250 250। ओके से 26,150। ओके। मेरे नौ मेरे सौ हिसाब पॉइंट। से 25,500 के नीचे नहीं जाना चाहिए, ओके। है नहीं, मोर लाइकली लेकिन है सेफ 25,000। सेफ सेफ साइड लेके चल रहे हैं अगर सेफ गई तो साइड पच्चीस दो 250 सौ पॉइंट का पचास भी है, और ओके उसी प्रकार 26,000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है। तो मतलब आपका 26,150। कहना है मतलब वैसे मतलब जो टाइट रेंज है वो 25,500 से लेके 26,000 है, और लेकिन हाँ, अगर थोड़ा सा अगर बाहर जाता है बाउंड्री से तो दोनों तरफ आपने रखा है, ठीक वो है रेंज बिल्कुल। नहीं है। और और बैंक 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 निफ्टी की निफ्टी बात करें 59,400 से 60,800। 59,400 से लेके 60,800, यानी कि निफ्टी हो गई आपकी 25,250 से लेके 26,100, और बैंक निफ्टी 50, हो गई उनसठ छब्बीस हजार हजार एक सौ चार सौ पचास से हाँ हाँ 150 सॉरी, हाँ है ना, और बैंक निफ्टी हो गई 59,400 से लेके 60,800 की। बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक है सुभाष जी, ये दर्शकों को मैं समझता हूँ ये रेंज देख के और हमारा कार्यक्रम देख के जो चीजें वो समझना चाहते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो अपने इन्वेस्टमेंट को मॉनिटर कर पाते हैं। और जब भी हम हमेशा कहते हैं कि जब सुभाष जी रेंज देते हैं तो उस रेंज का मतलब ये नहीं कि इस रेंज में आपने कोई ट्रेड लेनी है, या हम इस तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। तो आपको कुछ खरीदना है, बेचना है, ट्रेड करना है तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह अवश्य लेनी चाहिए। सुभाष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रविंदर जी बहुत बहुत नमस्ते। धन्यवाद, सभी व्यूअर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मार्केट में अभी यही है, फंडामेंटल लॉन्ग टर्म कोई दिक्कत नहीं है, अगेन मैं कह रहा हूँ। और जी लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टेड रहे, अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टेड रहे। निफ्टी 550 है, निफ्टी 200 है, सेंसेक्स 30 है, ईटीएफ स्टॉक्स हैं, पीएमएस के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप मार्केट में तभी एंटर करें जब आपकी पूरी नॉलेज हो, अदरवाइज आप इन इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करें। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी एक बार फिर से।